नमस्कार, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी। बात करें जुडिशरी की एग्ज़ाम की। अब जुडिशरी के एग्ज़ाम में हमारे पास दो तरह के जुडिशरी के एग्ज़ाम हो गए, एक हो गए हायर जुडिशरी, एक हो गए लोअर जुडिशरी। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सीपीसी का सेक्शन 89, रीड विथ आर्बिट्रेशन सेक्शन नंबर 8, रीड विथ ऑर्डर नंबर 10। इसका मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो लोअर जुडिशरी में भी आता है, जो हायर जुडिशरी में आता है। लोअर जुडिशरी इज इन द केसेस बिहार, दिल्ली, जहाँ पर क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको तीन चीज़ें साथ में लेनी है और हायर जुडिशरी में तो लेना ही पड़ेगा। तो ये जो मैंने आज का टॉपिक जो लिया है वो टॉपिक लोअर और हायर दोनों जुडिशरी के लिए काम आएगा। और यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगी, एक तो इस सेक्शन को पूरा कैसे करना है, साथ ही साथ प्रैक्टिकली अगर एग्जाम में आए तो उसको कैसे लिखना है। तो चलिए करते हैं, हम लोग एडीआर की तरफ बढ़ते हैं। आजकल इनका बहुत टाइम हो चुका है। आज के टाइम में एडीआर का वैल्यू दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रीज़न, हर कोई चाहता है कि कोर्ट के बाद सॉल्यूशन हो जाए। इवन जुडिशरी भी चाहती है कि पेंडेंसी खत्म होए और कोर्ट के बाद जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाए। बात करें हम जस्टिस पीएन भगवती साहब की, तो वो हमेशा लोक अदालत को प्रीफर कर देते। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न यही था कि यदि हम लोक अदालत की तरफ आगे बढ़ते हैं तो पेंडेंसी खत्म होती जाएगी और टाइम पे जस्टिस मिलता जाएगा। तो टाइम पे जस्टिस लेने के लिए क्या करना है? बात करें प्रैक्टिकली की, तो मैं पार्टी से कहूँगी कि जब आपका कोई काम अगर एडीआर के थ्रू हो जाता है तो आप कर लीजिए। लंबा खींचने से बढ़िया है, पेंडेंसी भी बढ़ती है, होना जाना कुछ नहीं होता है, आप लोग भी मेंटली हरास होते हो। तो उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट है आपका एडीआर। तो है क्या ये एडीआर? आइए देखते हैं। ये है सीपीसी का पार्ट 5, राइट। सीपीसी पढ़ी है आप लोगों ने, बहुत सारी पढ़ी है। सीपीसी का पार्ट 5 कहता है स्पेशल प्रोसीडिंग, जो काम करता है सेक्शन नंबर 89 से 93, रीड विथ ऑर्डर नंबर 10। यानी सीपीसी के जो सेक्शंस हैं वो आपको बताते हैं, किसके बारे में बताते हैं सीपीसी के सेक्शंस? वो बताते हैं सब्सटेंटिव लॉ की तरह। और उनका प्रोसीजर कहाँ दिया गया? ऑर्डर्स में दिया गया है। जो एडीआर है वो निकल के कहाँ से आया? सीपीसी के सेक्शन नंबर 89 से आया है। तो सीपीसी की बात करते तो 1908 की सीपीसी है। जब 1908 से ही ये एडीआर इसमें नहीं था, इस एडीआर को बाद में जो है इंसर्ट किया गया था। एडीआर का मीनिंग क्या हुआ? कोर्ट के बाद आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास 4 वे हैं। कितने टाइप है? 4 वे हैं आपके पास। पहला है आपके पास आर्बिट्रेशन, इसका एक्ट बना हुआ है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996। कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट है इसका भी 1996। देन आता लोक अदालत लीगल सर्विस एक्ट 1987, और ये वो मैनर अपनाएगा जैसा प्रिस्क्राइब किया गया है। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कॉम्प्रोमाइज़ कराना। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है सेटलमेंट कराना। यानी लंबी लंबी दलीलों की बजाय हम शॉर्टकट या शॉर्ट में ही कैसे हम जस्टिस दे सकें, और सबसे अच्छी बात कैसे पेंडेंसी को ख़त्म किया जा सके जो बढ़ती जा रही दिनों दिन। तो क्या का 89 है एडीआर। अब हुआ क्या, यहाँ 89 के पास आप कैसे आए? तो यहाँ पे सबसेक्शन 1 कहता है कि जब कभी कोर्ट के सामने ऐसा मैटर आता है और कोर्ट को लगता है कि एक बार हमें मैटर कहाँ फॉरवर्ड कर देना चाहिए, हमें मैटर आर्बिट्रेशन के पार्ट फॉरवर्ड कर देना चाहिए। उसके लिए पार्टी से कहेंगे कि आप लोग बताना चाहिए, आपका कोई ओपिनियन है तो बोलिए। तो टिक्का टिप्पणी करके कोर्ट उन्हें दे देगा कि भैया आप लोग सोच लीजिए कि क्या आप जानना चाहते हैं। यदि पार्टी एग्री हो जाती है तो पार्टी को सेक्शन 8 आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत जुडिशरी फॉरवर्ड कर देती है। इवन दो पार्टी खुद भी कह सकती है, सेक्शन 8 कहता है आर्बिट्रेशन एक्ट कि कोर्ट के द्वारा भी भेजा जा सकता है, और कोर्ट खुद भी कह सकती है, कोर्ट के द्वारा भी भेजा जा सकता है और पार्टी खुद भी आर्बिट्रेशन को प्रीफर कर सकती है। अब तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो क्लियर कर दिया है कि जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें क्लोज डालेंगे आर्बिट्रेशन का। ये बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ लिखी हुई है? देखिएगा आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 27, वहां पे लिखा हुआ है कि साहब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आर्बिट्रेशन का क्लोज डाल सकते हैं कि जब तेरे मेरे बीच में जब भी कोई झगड़ा होगा तो पहली प्रायोरिटी हम आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे, और आर्बिट्रेशन में यदि हमारा जस्टिस नहीं हो पाता है तो देन फर्दर कोर्ट तो ऑलवेज है।
इवन दो, तीन बातें याद रखनी है कि कोर्ट में ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रही हैं, उस ड्यूरिंग भी आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। सबसेक्शन 3 कहता है कि यदि किसी मैटर की पेंडेंसी कोर्ट में चल रही है तो उसको रुकवा कर आप आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हैं और एक बार आर्बिट्रेशन को ट्राई कर सकते हैं। यदि आर्बिट्रेशन में सॉल्यूशन हो जाता है तो वेरी गुड, और नहीं होता तो वापस भागे भागे आ जाएंगे। क्या वापस वहां से आ जाएंगे हम। तो क्या कह रहा है आपके पास 89 का सबसेक्शन 1 कहता है मेरे पास 4 चीजें हैं, और सबसेक्शन 2 ने इन चारों के एक्ट के नाम बताए गए, इसलिए सबसेक्शन 1 भी यही है और साथ में सबसेक्शन 2 को भी मैंने यही कर दिया। ये 1996, ये भी 1996, ये 1987, और यहाँ पर वैसा मैनर करेगा जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे, सरकार करे, सेंट्रल गवर्नमेंट करे, स्टेट गवर्नमेंट करे, जो भी वहाँ प्रिस्क्राइब करेगी, सीपीसी प्रिस्क्राइब करेगी, वैसे इस मैनर को फॉलो करेंगे। ठीक है साहब, चलिए यहाँ पर हो गया। कब करेगी, यहाँ से आपको कैसे रवन करेगी, तो आइए ऑर्डर नंबर 10। ऑर्डर नंबर 10 कहता है कि जब कभी भी ऑर्डर नंबर 8 में रिटन स्टेटमेंट, ऑर्डर नंबर 8 के अंदर जब आप कभी भी सेट ऑफ ए काउंटर क्लेम की बात करके आते हैं और फाइनली ऑर्डर नंबर 9 में आप कोर्ट में अपीयर हो जाते हैं, क्या करते हैं, ऑर्डर नंबर 9 में कोर्ट में अपीयर हो जाते हैं। तो अपना बैरक जरूर खोलिएगा जब भी पढ़ते हो। तो ऑर्डर नंबर 9 में कोर्ट में अपीयर हो गए, अपीयरेंस के बाद ऑर्डर नंबर 10 में कोर्ट आपकी एग्जामिनेशन करेगी। अपीयरेंस होंगे 9 में तभी तो कोर्ट एग्जामिनेशन करेगी, तो 10 में कोर्ट आपकी एग्जामिनेशन करती है। तो वहां पर रूल नंबर 1 कहता है कि जब आप आएंगे कोर्ट के सामने, सारी बातें रखेंगे, तो कोर्ट ये देखेगी कि आपने किन किन बातों को एडमिट किया है और किन किन बातों को डिनाई किया है। एडमिट और डिनाई के आधार पर कोर्ट वो पूरा का पूरा तैयार कर लेगी। करने के बाद अब कोर्ट क्या करेगी, 1A में आपको डायरेक्शन देगी कि आप एक काम कीजिए, एडीआर के सामने अपीयर हो जाइए अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 89। क्या कहा, एडीआर के सामने अपीयर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 89। सेक्शन नंबर 89 कहता है कि हम यहाँ ले जाएंगे, और सेक्शन नंबर 89 का सबसेक्शन 2 कहता है इस आर्बिट्रेशन के लिए हमने आर्बिट्रेशन एक्ट बना दिया है। क्या कहा, इस आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेशन एक्ट बना दिया है, और उसका सेक्शन 8 कहता है कि आ जाइए मेरे पास। सेक्शन 8 कहता है कि जुडिशरी अथॉरिटी जो है आपको कहेगी कि आप चले जाइए और बात करके आ जाइए। आपका वहां पर हो जाता है डिस्पोजल इज वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हम देखेंगे। तो जुडिशरी भेजती है आर्बिट्रेशन के पास। सबसेक्शन 2 में आर्बिट्रेशन जो ट्राइब्यूनल है वो उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, उसके सामने आपको आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट सर्टिफाइड कॉपी पेश करनी पड़ेगी। क्या कहा कि यदि आप लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरिंग कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया हुआ है तो उसके सर्टिफिकेट की कॉपी दे दीजिए। बट जो बंदा आर्बिट्रेशन में जाना चाहता है और कॉपी एडवर्स ऑपोजिट पार्टी के पास, एडवर्स पार्टी के पास है, तो फिर क्या करेंगे, तो उसके प्रोवाइडेड ने बता रखा है कि अगर एडवर्स पार्टी के पास है, ऑपोजिट पार्टी के पास है, तो उसको बुलाया जाएगा और मंगवाया जाएगा। यदि किसी को नहीं आता है तो कोर्ट एक बार अपने आप से कार्रवाई की गुंजाइश करेगा। देन नंबर 3 कहता है कि यदि कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग चल रहा है तो चलने दीजिए, उस पेंडेंसी की ड्यूरिंग भी आप आर्बिट्रेशन के अंदर प्रोसीडिंग कर सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि आर्बिट्रेशन का डिसीजन आ जाता है तो जो कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या देखा, कितना शानदार है। 89 ने आपको सेक्शन आर्बिट्रेशन एक्ट दिया, और जैसे प्रोसीजर लॉ ने गया, इस प्रोसीजर लॉ ने 89 में आपको भेजा। 89 ने कहा कि भैया मेरे पास एक्ट बना है, तुम एक्ट में जाओ और काम करो। इसका मतलब जब भी ये क्वेश्चन आता है एडीआर का तो याद रखना हमेशा आर्बिट्रेशन एक्ट सेक्शन 8 लिखना ही लिखना है, तो ही मार्क्स मिलेंगे। और ये लिखने के बाद ये हमारा प्रोसीजर लॉ है, यहाँ प्रोसीजर के पास वापस आना है। ठीक है, फाइनली आर्बिट्रेशन के पास गए, वहाँ बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, वो अपने करने गए। आर्बिट्रेशन एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। स्टार्टिंग पार्ट उसका आर्बिट्रेशन दिया गया है, बीच वाला पार्ट आपके जेनेवा जो है न्यूयॉर्क पंचायत के अभिसमय के बारे में बताया गया है, और लास्ट उसका कंसिलेशन है, थर्ड लास्ट कंसिलेशन है, और लास्ट में उसका एक मिसलेनियस दिया गया, एक सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स दिया गया है। तो वहां पर जो कंसिलिंग है, तो आइए अपन कंसिलेशन के पास भी जा सकते हैं, जिसे कहते हैं सुलह करवाना। तो 1A कहता है मैं एडीआर के लिए डायरेक्शन दूंगा, और 1B कहता है कि हम पार्टी से कहेंगे कि आप कंसिलेटिंग अथॉरिटी के सामने अपीयर होइए। क्या कहा कि आप कंसिलेटिंग अथॉरिटी के सामने अपीयर होइए। देखिए, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल अवार्ड पास करता है। क्या कहा, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल अवार्ड पास करता है और कंसिलेशन सेटलमेंट करवाता है, कंसिलेशन सेटलमेंट कराता है, और दोनों का इफेक्ट एज ए डिक्री होता है, दोनों का इफेक्ट एज ए डिक्री होता है। क्या कहा मैंने, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल जो है अवार्ड पास करता है, जो डिसीजन देता है, तो जो डिसीजन हम जजमेंट जिसे कहते हैं, यदि वो ट्राइब्यूनल पास करता है तो उसे क्या बोला जाता है, अवार्ड बोला जाता है। ठीक है, ये जो अवार्ड दिया है, इस अवार्ड के बारे में और कहाँ पढ़ते हैं आप,
लिमिटेशन एक्ट सेक्शन नंबर 12 में पढ़ते हैं, याद है, अवार्ड को सेट असाइड कराना है। तो ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड के लिए आपके पास, इस अवार्ड को हिंदी में पंचायत कहते हैं, ठीक है। ये जो अवार्ड है आपके पास, इस अवार्ड के लिए क्या ऑप्शन है, आप अपील भी कर सकते हैं, इसको सेट असाइड भी करा सकते हैं। ये जो लोक अदालत जो पास करता है वो भी अवार्ड होता है। तो एक चीज लिख लीजिए कि ट्राइब्यूनल के द्वारा जो डिसीजन दिया जाता है उसे अवार्ड बोला जाता है। अवार्ड के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, यदि आप उस अवार्ड से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो यू हैव इट टू रेमेडी, आप या तो उसकी अपील कर सकते हैं या उसको सेट असाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपको हमने तो इन दोनों की, तो आर्बिट्रेशन करता है अवार्ड पास और कंसिलिएशन करता है समझौता सेटलमेंट। ये दोनों का इफेक्ट डिक्री जैसा होता है। वाई डिक्री जैसा होता है, क्योंकि इनके ऊपर फिर से फ्री सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, फ्री सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ यहाँ पर रेस जुडिकेटा का अप्लाई हो जाता है, इसलिए आप अपील कर सकते हैं। और कॉम्प्रोमाइज की डिग्री पर तो वो भी नहीं कर सकते, नो अपील, क्योंकि आपने मिलकर बैठे। अवार्ड की तो अपील भी कर सकते हैं, सूट भी कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज डिग्री की कोई अपील नहीं होती है। बट यदि वो कॉम्प्रोमाइज अगर मेरिट के आधार पर डिसाइड नहीं हुआ, यदि मेरिट के आधार पर डिसाइड हुआ तो रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, और यदि मेरिट के आधार पर डिसाइड नहीं हुआ तो रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। मीनिंग ऑफ फिर से फ्री सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली आप अपीयरेंस हुए कंसिलेटिंग के पास, कंसिलेशन से भी निवड़ा नहीं आपका मैटर निवड़ना होता तो आपका यूं ही निवड़ जाता, कंसिलेशन कौन होता कराने वाला, लेकिन मैटर नहीं निवड़ा, वहां जाके भी आपकी बात नहीं बनी, तो क्या अब आप फिर से कोर्ट के पास जा सकते हैं? यस। रूल नंबर 1C कहता है कि यदि कंसिलेशन के सामने आप फेलियर हो जाते हो और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस नहीं हो पा रहा है, एंड ऑफ जस्टिस नहीं हो पा रहा है, और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये कहता है कि साहब यदि जस्टिस चाहिए तो फिर से कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब यदि कंसिलेशन के सामने जाने के बाद भी मैटर डिसाइड नहीं होता है तो कोई इश्यू नहीं है, आप फिर से कोर्ट के पास जा सकते हैं। यानी कोर्ट ने जस्ट एक एफर्ट किया कि यदि कोर्ट के विदाउट भी, अगर कोर्ट के बाहर एडीआर के थ्रू भी अगर आपका सॉल्यूशन हो जाता तो वेल एंड गुड, इससे बेस्ट आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, और कोर्ट की पेंडेंसी को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। लेकिन यदि वहाँ नहीं हुआ तो कोर्ट ये डिनाई नहीं करती है कि मैं दोबारा तुम्हारा केस नहीं लूंगा। कोर्ट तो ऑलवेज रेडी, वो तैयार हैं वो आपका केस लेने के लिए, बट कोर्ट चाहता है कि लंबी लंबी दलीलों से आप बचे और आपका काम थोड़ा जल्दी से हो जाए, जो चीज़ जिसकी है उसको मिल जाए, दोनों पार्टी खुश हो जाए। लेकिन यदि नहीं होता है तो 1C कहता है डोंट वरी, हम वापस आपको कोर्ट के पास भेज देंगे और कोर्ट आपकी प्रोसीडिंग करेगा। सेम ये भी सेक्शन 8 यही कहता है कि यदि डिसीजन हो जाता तो वेल एंड गुड, और यदि नहीं हो जाता है तो वापस कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी हम आपको एडीआर के लिए भेजते हैं, यानी हम मतलब कोर्ट आपको भेजती है, इन द केस वहां आपकी बात नहीं बनेगी तो ये बाउंडेशन नहीं है, आप फिर से कोर्ट के पास आ सकते हैं। लेकिन यदि वहां पर आर्बिट्रेशन ने आपको डिसीजन दे दिया, यानी अवार्ड दे दिया, कंसिलेशन ने सेटलमेंट करा दिया, या लोक अदालत के अंदर आपने अवार्ड दे दिया, या मीडिएशन के माध्यम से आपका समझौता हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो जब एक बार फाइनलाइज हो गया तो उसके बाद उसी मैटर पर फिर से कोर्ट में नहीं आया जा सकता, उसी मैटर पर फिर से कोर्ट में नहीं आया जा सकता। तो एक अच्छा सा छोटा सा टॉपिक ले, ये एडीआर है क्या, ये आया कहाँ से, ये करता क्या है, इसको लेके हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि किस तरह से आप जुडिशरी और हायर जुडिशरी के अंदर इसको आप फुलफिल कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो अभी इसका बड़ा जमाना है, अभी सब कुछ इसी को फुलफिल किया जाता है। तो एक बार फिर से सरसरी नज़र देखते हैं कि सबसे पहले आता है सेक्शन 89। सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 आपको 4 वे बताता है, सबसेक्शन 2 इन चारों वे का एक्ट बताता है। फिर जब आप जाते हैं प्रोसीडिंग करने ऑर्डर 10 में, जब आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट होती है तो पहली प्रायोरिटी एडीआर को दी जाती है। यहाँ जब कोर्ट फॉरवर्ड करता है तो आर्बिट्रेशन एक्ट सेक्शन 8 आ जाता है, सेक्शन 8 को अप्लाई करते हुए वो भेजते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर। यदि आर्बिट्रेशन एक्ट में सब कुछ मैटर सॉल्व आउट हो जाता है, अवार्ड पास हो जाता है, इज वेरी गुड। यदि वो अवार्ड आपको पसंद नहीं आता है तो यू हैव ए 2 ऑप्शन, आप अपील कर सकते हैं, आप सेट असाइड कर सकते हैं, बट उसी मैटर में फिर से सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा। बट यदि अवार्ड पास नहीं हो पा रहा, सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो आप फिर से कोर्ट में आ सकते हैं। आपको हमने कंसिलेशन के पास भेजा, वहां पर भी आपका मैटर नहीं बन पाया, डिसीजन नहीं हो पाया, हम फिर से आपको कोर्ट के पास भेज सकते हैं। हमने एक ट्राई आपके लिए लोक अदालत में की, लोक अदालत में भी आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाया, हम फिर से आपको कोर्ट में भेज सकते हैं। हमने एक बार कोशिश की आपके बीच बचाव करने की, मेडिटेशन कराने की, बट वो भी आपसे नहीं बना है, मेडिटेशन कराने की, सॉरी, वो भी नहीं बना है, तो आप कोर्ट के पास आ सकते हैं।
कोर्ट के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं, पर कोर्ट की ये कोशिश रहती है कि यदि आपका एडीआर के थ्रू हो जाता है तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आपके पास एग्जाम में मेन में क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए मुझे 89 ऑर्डर 10 के कौन कौन से रूल और साथ में सेक्शन 8 हमें लिखना है। इन तीनों को यदि आप लिखते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। राजस्थान की लोअर जुडिशरी यानी आरजेएस के अंदर पहले ये सिलेबस में हुआ करता था आर्बिट्रेशन, तो सेम यही एग्जाम में क्वेश्चन आया था सेक्शन 8 रीड विद 89, तो ये एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये था आर्बिट्रेशन एक्ट को कैसे तैयार करना है, आर्बिट्रेशन एक्ट को 89 के साथ कैसे पढ़ना है और ऑर्डर्स क्या क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन इसके आगे मैंने लिखा स्पेशल केस सेक्शन 90। पता है क्या होता है स्पेशल केस? इस स्पेशल केस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है फ्रेंडली सूट। किसकी बात आती है? फ्रेंडली सूट की। तो फ्रेंडली सूट कैसे किया जा सकता है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे थे सेक्शन नंबर 90 की। तो ये 90 क्या है, क्योंकि जब लिखे हैं तो फिर इन दोनों को भी डिस्कस कर ही लेते हैं ना। तो सेक्शन नंबर 90 क्या है? 90 कहता है स्पेशल केस। इसके लिए भी एक ऑर्डर बना हुआ है, ऑर्डर नंबर 36। ठीक है, इनमें क्या इसको बोलते हैं फ्रेंडली सूट। क्या बोलते हैं? फ्रेंडली सूट, मित्रतापूर्ण वाद। यानी जब कभी भी किसी बीच दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये डिसाइड करते हैं कि तेरे मेरे बीच में यदि कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो हम पहली प्रायोरिटी कोर्ट को देंगे और कोर्ट जो कहेगी हम उसको मान लेंगे। यानी इन लोगों ने कोर्ट को अपना फ्रेंड बना दिया, इसे बोलते हैं फ्रेंडली सूट। और जब ये खुद कोर्ट को अपना फ्रेंड बनाते हैं और कोर्ट के पास जाते हैं तो कोर्ट के डिसीजन को मानते हैं, तो उस डिसीजन की कोई अपील नहीं होगी। याद रखना, फ्रेंडली सूट के आए डिसीजन की कोई अपील नहीं होगी। बात ऑर्डर 36 रूल नंबर 5 में दिया गया है। ऑर्डर 36 रूल नंबर 6 में दिया गया है, नॉट 5, 6 में, लास्ट में दिया है। रूल नंबर 6 में दिया गया है। क्या कहा कि यदि आप इसमें जाते हैं तो इसकी कोई आगे अपील नहीं होगी। एक बार उसको मैं हाथों हाथ ही वेरीफाई कर लेती हूँ ना, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में कन्फ्यूज हो जाए। 6 में दिया हुआ है, तो क्या कहा कि यहाँ पर जब आप जाते हैं तो रूल 6 कहता है इसकी कोई अपील नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आपका फ्रेंडली सूट। फिर आता है आपके पास पब्लिक न्यूसेंस। ये क्वेश्चन आता रहता है। पब्लिक न्यूसेंस की हम बात करते हैं तो सीआरपीसी में कहाँ है 133, आईपीसी में कहाँ है 268 और कहाँ पढ़ते हैं टॉर्ट में। तो पब्लिक न्यूसेंस का नेचर जो है वो कैसा है? पब्लिक न्यूसेंस का नेचर वो आपका सिविल भी है, वो आपका क्रिमिनल भी है। वैसे मेन वो सिविल है, तो जब वो क्रिमिनल में जुड़ जाता है तो उसे क्वाजी क्रिमिनल कहते हैं, और कहीं जुडिशरी में इसको क्वाजी सिविल और क्वाजी क्रिमिनल भी कहते हैं। तो जो जैसी जुडिशरी कहेगी आपको वही कहना पड़ेगा। ठीक है, अब 91 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो गड़बड़िया कर देते हैं। सेक्शन 91 कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा। पब्लिक न्यूसेंस होगा तो कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा। कौन जा सकता है? यहाँ कई बार बच्चे को फटाफट में कन्फ्यूजन हो जाता है, आता रहता है एग्जाम में। तो बोला 2 और मोर देन 2% जा सकते हैं। क्या कहा? 2 और मोर देन 2%। किसकी परमिशन से? कोर्ट की परमिशन से। यहाँ गड़बड़िया करते हैं। और सेकेंड, एडवोकेट जनरल जा सकता है। और कौन जा सकता है? एडवोकेट जनरल जा सकता है। कहाँ करते हैं एडवोकेट जनरल? आर्टिकल 165 में अपॉइंट होते हैं। एडवोकेट जनरल किसको अपॉइंट किया जाता है? वो जो हाईकोर्ट का जज अपॉइंट होने की क्वालिफिकेशन रखता है। राइट, RGSP 2019 का क्वेश्चन था। देन आता 92 पब्लिक ट्रस्ट। इसमें पर्सन का, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस है ना, तो पर्सन इंडिविजुअली इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। इसमें भी 2 और मोर देन 2% कोर्ट की परमिशन से, बट इसमें क्या शर्त है कि वो ट्रस्ट से इंटरेस्टेड पर्सन होने चाहिए। सेकेंड, एडवोकेट जनरल कर सकता है। ठीक है, और 93 कहता है प्रेसिडेंसी नगर में जहाँ एडवोकेट जनरल होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में वहाँ उनकी जगह पे कलेक्टर साहब होंगे, डिस्ट्रिक्ट में उनकी जगह कलेक्टर साहब होंगे। तो ये था आपका 91, 92, 93। जब इसको पढ़ो तो एक बार बैरिक जरूर लेके बैठना और दोबारा पढ़ना, उसको पूरा याद ही हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। तो ये था एक छोटा सा आर्बिट्रेशन को लेके कैसे आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है। फाउंडेशन कोर्स के अंदर लॉ होता है। फाउंडेशन कोर्स में लॉ को प्री प्लस मेन पढ़ाते हैं। हमारे पास मेन का एक अलग बैच चलता है जिसमें लॉ को सिर्फ मेन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं। SIRF सिर्फ मेन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ
आप चाहे तो उस स्टेट की लॉ के साथ साथ आप जजमेंट राइटिंग का भी कोर्स कर सकते हैं, हिंदी ऐसे का भी कर सकते हैं, इंग्लिश ऐसे का भी कर सकते हैं। ये कोर्स उन बच्चों के लिए बेनिफिट देता है जिन्होंने पहले प्री निकाल रखा है, और ये बैच उन बच्चों के लिए हैं जो पहली बार कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिनका प्री क्लियर नहीं हो पाता है, ये उनके लिए है। तो 2 कोर्सेस पूरे साल अवेलेबल है, एनी टाइम। क्यों? एग्जाम्पल, 1 अगस्त को बैच स्टार्ट हुआ, आपने ज्वाइन 15 अगस्त को किया, तो 1 से 15 अगस्त 14 अगस्त का आपका छूटा हुआ है वो अगले बैच में कवर हो जाएगा। इसका मीनिंग जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन बैच स्टार्ट होगा। वरना आप सोचते हैं नया बैच आएगा मैं ज्वाइन करूंगी, तब तक ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि आप बैच ज्वाइन ही नहीं कर पाते हैं, आप बैच ज्वाइन ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब याद आए तब आ जाओ, टेंशन ही नहीं है। और जब बीच में से पढ़ाते हो तब भी याद समझ में आएगा, उसका टेंशन हमेशा फ्री रहना, क्योंकि जब एक एक चैप्टर लेके आते हो वो भी तो समझ में आता ना, तो वो तो टेंशन खत्म कर दो, मैं बीच में जाऊंगी मुझे समझ में आएगा क्या, क्योंकि आपके सामने समझाने वाला ऐसा खड़ा है कि वो आपको कहीं से भी समझा सकता है, इसलिए वो टेंशन कभी मत करें। साथ ही साथ फाउंडेशन कोर्स में मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्लास होती है। हर सैटरडे को टेस्ट, हर संडे को टेस्ट। सैटरडे को वो टेस्ट होता है जो मंडे टू फ्राइडे होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। संडे को टेस्ट, जो स्टेट आप ज्वाइन करेंगे उस स्टेट की टेस्ट सीरीज इंक्लूड होगी, तो वहां पर भी उसके क्वेश्चंस होंगे और उसके मेन के क्वेश्चंस होंगे, देन सॉल्यूशन होगा। आप हमें कैसे भेजेंगे, आपका हमेशा एक टेंशन होता है हमारी कॉपी कैसे चेक होगी, बिल्कुल सही टेंशन है। आप अपने घर से पढ़ेंगे, एक PDF फाइल बना के भेजेंगे। अभी आपको एक PDF फाइल की फोटो दिखाई जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आप एक PDF फाइल बना के भेजेंगे, उस पर आपका नाम लिखा होता है, यहाँ से चेक होगे वापस आपके पास आएगी वो पेपर भी। अभी आप फोटो देखेंगे किस तरह से कंक्लूजन आता है, ताकि आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, अच्छा हाँ ऐसे चेक होगी, इज अ गुड, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। साथ ही साथ नोट्स बनाना सिखाते हैं, डेली बेसिस पे बच्चे बनाते हैं, उसकी भी अभी आप एक पिक देखेंगे इस वीडियो के बाद, उसमें भी पिक देखेंगे किस तरह से आप रोज बनाएंगे, यानी पूरे दिन जुड़े हुए कैसे रहेंगे और कैसे अपने सपनों को साकार करेंगे। तो नोट्स भी बनाना सिखाते हैं, कैसे बनाते हैं अभी आप देखेंगे, ठीक है। ये हो गए नोट्स। फोटोकॉपी करा के देने की जरूरत नहीं, खुद के नोट्स खुद के होते हैं। फोटोकॉपी तो घनी पड़ी बाजार में, मार के घर पे भी कौन सा पढ़ के देखते हैं अपन, देखते ही नहीं। ये जो मेन वाला बैच ओनली वेन मंडे को क्लास होगी, ट्यूसडे को क्लास होगी, वेडनेसडे को टेस्ट होगा और वापस उस पर डिस्कशन होगा। फिर वापस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे को क्लास होगी, फ्राइडे को क्लास होगी, सैटरडे को टेस्ट होगा, ठीक है। सैटरडे को टेस्ट होगा और संडे ऑफ, क्योंकि इसमें क्या बर्डन ज़्यादा होता है तो संडे एकदम फ्री कर रखा है, यानी आपके पास से सेटिस्फैक्ट्री टाइम है। आप आराम से 2 दिन पढ़िए, तीसरे दिन नोट्स बनाइए, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज की भी एक अलग ही चीज़ है कि कैसे इसको करना है, वो भी हम सिखाएंगे कि इससे कैसे टेस्ट पेपर देना है। इसका भी इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि कैसे मेन के टेस्ट होते हैं, कैसे आपके पास कॉपी आती हैं, कैसे आप उसको करेंगे, वो भी एक PDF फाइल आप देखेंगे कि कैसे टेस्ट पेपर लिख के भेजते हैं और कैसे आप उसको करते हैं, ठीक है। तो ये बैचेस अवेलेबल हैं, ये बैचेस अवेलेबल है। हाँ, फीस है थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है मेरी, जितनी फीस है उतनी मेहनत करती हूँ, ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। ये देखिए कॉल नंबर 9950574460, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस के इक्विवेलेंट हैं। रीज़न, 2 वे कम्युनिकेशन है, बीच बीच में आपसे सवाल पूछते हैं, डेली रिवीजन होता है, डेली रिवीजन। तो अब तो हालांकि हमें देख के कई लोग कॉपी भी करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी हमारे पास है वो हमारे पास ही रहेगी। कॉपी तो कॉपी होती है, फर्स्ट कॉपी और सेकेंड कॉपी, सुना है ओरिजिनल होता है, तो कॉपी करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन ओरिजिनलिटी कहीं नहीं मिलेगी, हमेशा ध्यान रखना। वो आपको शब्द कॉपी कराते हैं, एक बार प्रीवियस कन्विक्शन कनेक्ट कराते हैं, वो तो जहाँ जहाँ प्रीवियस कन्विक्शन लिखा सब कनेक्ट करा देते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं करती, मैं चीज़ में से चीज़ निकाल के, जैसे अभी आया ना एडवोकेट जनरल, वैसे किया। तो कॉपी करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, उन पर ध्यान न दे, क्योंकि वो भटकाएंगे, उनका काम है भटकाना। लेकिन 6 महीने आपके खराब हो गए, साल आपका खराब हो जाएगा, वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, उसको आपको बचाना है। इसलिए आपको वो चूज करना है जो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि दुनिया तो भटकाएगी, अरे वो बेकार है यार, उसके पास मजा नहीं, उर्मिला में अरे बेकार है, वो तो करेंगे, लेकिन यू डिसाइड कि आपको क्या करना है। यूट्यूब पे देखते हो ना, वहाँ उर्मिला में भी पढ़ाती है ना, तो कई बार खुद का सोचिए कि मुझे क्या फोकस करना, मुझे क्या लेना है। मैंने देखे स्टूडेंट यहाँ आके गया, ज्वाइन नहीं किया,
किसी कारण से दूसरा ज्वाइन करना पड़ा, वापस जयपुर चला गया, और देन वो मुझे एक मैसेज करता कि मैं ऑलवेज मैं आपका स्टूडेंट रहूँगा, गुरु माँ आप मेरी हमेशा रहेगी। कुछ परिस्थितियाँ थी मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाया, क्यों कि किसी ने कह दिया वो अच्छा नहीं है, उसने कहीं और फीस जमा करा दी, अब उसके पास 2 बार फीस नहीं है। एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया था कि मैं मुझे नहीं पता था वहाँ नहीं पढ़ाएंगे, मैंने फीस जमा करा दी, हो गई गलती, घर वाले अब 2 बार पैसे नहीं देंगे, दिखती बात है, मैं भी नहीं देती मेरी बेटी को। बट आप मुझे अपने मोटिवेशनल ऑडियोज देते रहिए, जैसे ही मेरा प्री क्लियर होगा मैं आपको ज्वाइन करूंगी, नो डाउट। वो बिल्कुल बच्ची अपनी जगह सही है और 100% उसको मोटिवेशन ऑडियो देना मेरा ड्यूटी है, क्योंकि वो मुझे सोच कर कहीं गई थी, राइट। लेकिन आप सोचिए ना, अपना आप आराम से सोच के देखिए, आराम से सोच के आप कीजिए ना, क्यों किसी की बातों में आते हैं। अच्छा नहीं लगे मेरे भी में ज्वाइन कीजिए। मैं 3 दिन, हम लोग इसीलिए 3 दिन रजिस्ट्रेशन फीस में बिठाते, हम पहले दिन फीस कभी नहीं लेते। उसका रीज़न यही है, हम कहते आइए 3 डेज बैठिए, रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन करा के आप 3 डेज बैठिए। रीज़न, क्योंकि डेमो आपको चाहिए वो यूट्यूब पे बहुत सारा है। रजिस्ट्रेशन करा के क्लास में बैठिए, रजिस्ट्रेशन फीस दीजिए, 500 रुपीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जिसको करना होता है उसके लिए 500 ज़्यादा नहीं है, जिसको नहीं करना होता उसके लिए तो फ्री वाला भी ज़्यादा होता है कि फ्री में कौन पढ़े भाई, इतना फ्री में देगी तो गलत पढ़ा रही होगी, तो नहीं पढ़ेंगे ना। तो 3 डेज हम बैठाते हैं, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन फीस लेके 3 डेज बैठने का मतलब पहले दिन फीस नहीं लेते हैं, ताकि आप अपने आप को सेटिस्फाइड करें, आपके घर का नेटवर्क कंफर्टेबल है, मैं आपको कंफर्टेबल सुनाई दे रही हूँ, आप मुझे कंफर्टेबल देख पा रहे, वो सब आराम से करके दीजिए, ठीक है। फीस अब कोई कहेंगे 3 दिन में क्या होता है, तो फिर तो 10 दिन में भी कुछ नहीं होगा, होने को तो 1 घंटे में समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन जस्ट ठीक है ना, आप भी अपना आराम से कर लीजिए माइंड मेकअप के मुझे क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए हम 3 डेज बिठवाते हैं। और कोई अधिक जानकारी आपको चाहिए कि भैया कोर्स कैसे चलता है, कितने दिन में कोर्स खत्म होगा, क्या टाइमिंग पीरियड रहता है, मॉर्निंग टाइमिंग क्या अवेलेबल रहेगा, इवनिंग है, क्योंकि 2 बैच चलाते हैं तब दोनों में बैठ सकते हैं। और एडीजे के बैचेस, जो सबसे अच्छी बात है, ये जो आज का चैप्टर था वो एडीजे पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो एडीजे की क्लासेस भी चलती हैं। तो एडीजे की जो क्लासेस है उसका टाइमिंग हमने बहुत अच्छा रखा, मॉर्निंग के अंदर 6 to 7:30, हर कोई अवेलेबल रह सकता है, इजी वे में अवेलेबल रह सकता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ हमेशा आती है कि हमारी किस दिन क्लास छूट गई तो उस दिन के जो पढ़ा है वो नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, उसकी चिंता ना करें। नोट्स कैसे, मैं तो देती नहीं नोट्स, यानी जो बच्चा करता ना उसको आपको दे देंगे। क्यों, रीज़न, क्योंकि हमारे पास तो नोट्स होंगे नहीं, लेकिन उस क्लास में और भी स्टूडेंट आते हैं तो उनसे वो जो लिख रहे हैं वो आपको दे देंगे, मना नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में तो आप मांग के ले लो, ऑनलाइन में कैसे लोगे, तो हम आपको उस बच्चे से प्रोवाइड कर देंगे, उसकी चिंता ना करें। ध्यान रखिएगा अपना, अपने आस पास वालों का, खुश रहिए, अपनी मेहनत कीजिए। आज के लिए धन्यवाद। Hi, greetings of the day to everybody watching this video. I'm Divya and I'm a student of Surya Nagri Law Classes, Jodhpur, and I will share my personal experience of joining the online classes with Urmila ma'am. The first and the foremost quality which I admire in her is her ability to transfer her knowledge. There are a lot of teachers who have impeccable expertise in the law subjects, but what they lack is they're not able to transfer it. तो जब तक आप अपनी knowledge को transfer नहीं कर पाते तो वो knowledge सिर्फ आपके पास रहती है। And as we are well aware that this is a competitive era and this is a rat race, so as much as we emphasize on the concepts, we must mug up the section, the chapters, the details, the illustrations. So not only we are mugging up or maybe revising and re-revising and recapitulating every section every day. Class से पहले there is a 20-minute session where each of the participant of the class will recite all the sections in a row. So जिससे क्या होता है, जब वो section revise हो रहे होते हैं तो आप आंखें बंद करके you recapitulate everything in your brain, so वो blueprint दिमाग में छप जाता है, which is really helpful. ऑल्सो कितना भी कह लो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आपको एलुस्ट्रेशन भी लाइन वाइज याद है तो आप कैसे क्लियर नहीं करोगे जुडिशरी, इंग्लिश, हिंदी, सारे लॉ सब्जेक्ट्स में क्लैरिटी, व्हाट एल्स डू यू वांट, यू सिटिंग एट योर होम, आईपीसी की बात चल रही है, सीआरपीसी का कोई सेक्शन कनेक्टिविटी है तो आप फटाफट बुक ले आओ सीआरपीसी की और वहीं रख लो और पढ़ लो। तो द वे मैम कनेक्ट्स
IPC with CRPC and CPC with contract और specific relief is amazing. जैसे वो flow करके IPC के किसी section से CRPC के किसी section में jump करके वापस IPC के section को समझा देती हैं. Otherwise IPC में भी बहुत सारी चीज़ें relatable हैं, जैसे कि कहीं पे property, reputation, person की बात हो रही है तो किन किन sections में ये same बात हुई थी या किन किन sections में ये same punishment है, इतना मतलब crisp detail में समझा देती हैं, which is अगैन अ ब्रिलियंट थिंग. ऑल्सो जैसे कौन कौन से सेक्शंस में अरेस्ट बाय फीमेल होगा, इफ़ देर इज़ अ फीमेल, तो सब सेक्शंस का अलग से एक टेबल बना देना. कितनी हेल्प हो जाती है और कितना ज़्यादा ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती है. योर ब्रेन इज़ ऑलवेज ऑन अ मोड वेयर इट्स जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. तो इससे ब्रेन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, प्लस कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि आपको आता है. Apart from that, we do daily meditation for relaxation of brain. She gives us daily motivational audio notes and audio messages. Apart from that, if you're feeling overwhelmed someday, like there are days where you'll be feeling low and overwhelmed, and I certainly do because I'm facing certain health issues, so I call her up and then she'll help you calm down and she'll motivate you and she'll give you hope and she'll push you up to do one more एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग इन योर डे एंड दैट्स अमेजिंग. उसके अलावा जो कल पढ़ा था उसके नोट्स PDF में आप मैम को सेंड करते हो एवरी डे एंड देन शी विल टेल यू कि नोट्स में क्या कमी रह गई. टेस्ट सीरीज़ हैं, हर हफ्ते जो पढ़ा है उसका टेस्ट होता है सैटरडेज़ को, जिसका रिव्यू मैम देती हैं. टेक्स्ट को पूरा एक्सप्लेन करती हैं क्रिस्पली कि कौन से सेक्शन में क्या लिखना चाहिए था. ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव दोनों के टेस्ट होते हैं, विच इज़ कितना मतलब हेल्पफुल है. फिर नोट्स का PDF भेज देंगी, अगर कोई अमेंडमेंट है उसका PDF भेज देंगी, प्लस सारे के सारे केस लॉज अच्छे से समझाएंगी, उसमें क्या हुआ था ये भी बताएंगी, which is helpful in a way. It makes my life easier. It makes me understand concepts बहुत अच्छे से.